कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के तत्वावधान में आयोजित विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक उपयोग हेतु ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत ई कंटेंट निर्माण एवं ऑनलाइन लाइव कक्षा कार्यक्रम में के अंतर्गत आज हम समाजशास्त्र विषय के बारे में पठन करेंगे। महिलाओं को प्राय सभी समाजों में कमजोर वर्ग के रूप में पहचाना गया है। समाजशास्त्रीय एनालिसिस में, विश्लेषण में हम महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में या मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के रूप में एनालाइज करते हैं, समझते हैं, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। आज मैं डॉक्टर सुदेशना परिजय, सह आचार्य समाजशास्त्र, आपके साथ आज यह डिस्कस करूंगी कि किस तरह से महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में पहचाना गया है एवं उनके लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए या तो फिर उनके स्टेटस में, परिस्थिति में चेंज के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषकर भारतीय संदर्भ में, भारतीय समाज के संदर्भ में यह चर्चा आज हम करेंगे। विषय पर विस्तृत चर्चा करने से पूर्व यह उचित रहेगा कि हम आज के व्याख्यान की रूपरेखा स्पष्ट कर दें। सबसे पहले हम महिलाओं के परिस्थिति को लेकर एक समाजशास्त्रीय विवेचन करेंगे, जिसमें कि हम महिलाओं को किस तरह से कमजोर वर्ग के रूप में पहचाना गया है यह जानकारी प्राप्त करेंगे और क्यों कमजोर वर्ग माना जाता है। महिलाओं का सामाजिक दायित्व एवं भूमिका इस संदर्भ में भी जानना जरूरी है। जेंडर को किस तरह से सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना गया है एवं कैसे महिलाएं स्तरीकरण के क्रम विन्यास में या समाज में परिस्थिति के क्रम विन्यास में कैसे न्यूनतम स्थान ऑक्यूपाई करती है या विज़ावी द मेल काउंटर पार्ट्स इन द सोसाइटी, समाज के पुरुषों के मुकाबले किस तरह से महिलाओं का दर्जा कम होता है या श्रेणी के कम नीचे वाले श्रेणी में किस तरह से आते हैं, उसके बारे में एक समाजशास्त्रीय विवेचन करना आवश्यक है। और तभी हम इनको कैसे कमजोर वर्ग के रूप में पहचाना जाए या क्यों पहचाना जाए, इसका उत्तर हमें मिल पाए। इसके पश्चात हम भारत में महिलाओं की परिस्थिति युगांतर में किस तरह से रहा है, विभिन्न युगों में, वैदिक एज से लेकर अभी तक एक संक्षिप्त चर्चा, एक संक्षिप्त आइडिया ले लेंगे कि हम किस तरह से स्तरीकृत समाज को समझने का प्रयास कर रहे हैं और कैसे जेंडर को स्तरीकरण का समाजशास्त्रीय एनालिसिस में जेंडर को हम ले सकते हैं और भारतीय समाज के संदर्भ में एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना आवश्यक समझती हूँ मैं। इसीलिए हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत में महिलाओं की परिस्थिति है तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं आफ्टर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज के मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के रूप में पहचाने जाने के बाद उनके उत्थान के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वो सब जानकारी हम लेंगे। समाज सुधार एवं समाज कल्याण के कल्याणकारियों के द्वारा क्या उद्यम किए गए हैं, क्या एफर्ट्स किए गए हैं एवं संवैधानिक प्रावधान किस तरह से बनाए गए हैं कि महिलाओं का विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके एवं वो इक्वालिटी, समाज में इक्वालिटी या बराबरी का दर्जा पा सके। फिर इसके बाद हम विकास नीतियों पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि किस तरह से वीकर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं एवं रोजगार के संदर्भ में यह जानना जरूरी है कि कई बार अवसर मिलने के बाद भी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद भी क्या समस्याएं और क्या बाधाएं आती हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत संक्षिप्त जानकारी हम प्राप्त करेंगे। महिलाओं की परिस्थिति, इसके पश्चात हम महिलाओं की परिस्थिति पर एक समीक्षा करेंगे कि कितना कुछ एफर्ट्स किया गया है भारतीय समाज के संदर्भ में, विशेषकर क्या क्या प्रयास किए गए हैं और क्या किया जाना बाकी है और क्या किया जाना आवश्यक है, यह जानने का हम एक छोटा सा उल्लेख करेंगे एक समीक्षा के रूप में। प्रत्येक समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में पहचाना जाता है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के रूप में माना गया है। ये पहचान जो है कमजोर वर्ग के रूप में महिलाओं की जो पहचान है, इसको समझने के लिए, अधिक इंटरप्रिटेशन के लिए, एनालिसिस के लिए हम समाजशास्त्र में प्रयोग में लिए जाने वाले 3 अवधारणाओं के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे।
पहली जो अवधारणा है वो है स्टेटस का, दूसरा है रोल। स्टेटस और रोल, ये स्टेटस यानी परिस्थिति एवं रोल यानी भूमिका, ये दोनों समाजशास्त्रीय साहित्य में सहोदर संबोध माने जाते हैं। दे आर बोथ कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। एक दूसरे के संदर्भ में ही ये कॉन्सेप्ट्स को, ये सहोदर संबोध माने जाते हैं, जिससे कि हम एक के संदर्भ में दूसरे को समझने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह से तीसरी जो अवधारणा है वो समाजशास्त्रीय स्तरीकरण का रहेगा, जो जेंडर एनालिसिस में प्रयोग में लिया जा सकता है। समाजशास्त्र में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग माना गया है, आयु मानी गई है, और कई ऐसे जैविकीय आधार माने गए हैं, कई समाजशास्त्रीय सोशियो कल्चरल क्राइटेरियाज माने गए हैं। सोशियो कल्चरल क्राइटेरियाज में अधिकतर ये देखा गया है कि समाजशास्त्रीय विश्लेषण के अंतर्गत जेंडर को इंक्लूड नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पर ये एम्फसाइज करना आवश्यक है कि जेंडर स्तरीकरण का एक आधार सोशियो कल्चरल आधार माना जा सकता है, क्योंकि जब हम पितृसत्तात्मक समाजों की के आधार पर या पेट्रियार्की के संदर्भ में हम बात करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, तो हम ये देखेंगे कि समाज में ये इनइक्वालिटी का एक आधार माना जा सकता है। रैंक ऑर्डरिंग हम समाज का कर सकते हैं, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि पुरुष और महिला दो अलग अलग वर्ग माने जा सकते हैं इस क्रम विन्यास में या स्तरीकरण के इस क्रम में। रैंक ऑर्डरिंग हो सकती है क्योंकि ये जो स्तरीकरण है, कई प्रिविलेजेस, कई रोल्स और कई पावर प्रिविलेजेस और कई ऐसे सुविधाओं एवं असुविधाओं से जुड़ा हुआ है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि समाज में असमानता देखने को मिलता है। तो जेंडर जो अभी तक क्राइटेरिया इतना प्रयोग में नहीं लिया जा रहा था, अभी हमें इसको इंक्लूड करना, ये इंक्लूड किया जा सकता है इन सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के एनालिसिस में। अगर हम देखें तो दैट इज वन क्राइटेरिया ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो जेंडर एज अ क्राइटेरिया फॉर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, बिकॉज ये समाज में असमानता को ही दर्शाता है, अ सर्टेन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी को दर्शाता है, जहां पर समाज के दो वर्ग आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, पुरुष और महिला। दिस इज इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेट्रियार्कल एनालिसिस या पेट्रियार्कल सोसाइटी या पितृसत्तात्मक समाजों के संदर्भ में ये वर्गीकरण या ये वर्गीकरण किया जा सकता है। तो स्तरीकरण का एक आधार माना जा सकता है जेंडर। But because gender is basically जो bifurcation of the society based on the roles and statuses जो define किए जाता है, जो सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं दोनों वर्गों से, उसके आधार पर हम ये दो असमानता वाले वर्गों को पहचान सकते हैं। दूसरी बात, एक और कॉन्सेप्ट जो हम सहारा में लेते हैं, जिसका हम सहारा ले सकते हैं जेंडर के कंडीशंस को समझने के लिए, जेंडर की इनइक्वालिटी को समझने के लिए, वो स्टेटस है। सोशल स्टेटस इन सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज, समाजशास्त्रीय साहित्य में कुछ लाभ, कुछ विशेष अधिकार या फिर शक्ति का सूचक होता है, या पोजीशंस जो ऑक्यूपाई करते हैं व्यक्ति समाज में, ये इनमें डिफरेंशियल्स पाए जाते हैं। लाभ या फिर विशेष अधिकार प्रत्येक पोजीशन के साथ जुड़ी हुई होती है। शक्ति, लाभ एवं विशेषाधिकार, एवं ये कुछ समाज में कुछ पोजीशंस ऐसे होते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो ऊंचे माने जाते हैं, और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो उनसे निम्न माने जा सकते हैं या नीचे हो सकते हैं। कुछ इंफीरियर होते हैं, कुछ सुपीरियर होते हैं किसी भी समाज में। अब हम जेंडर एनालिसिस के बारे में बात करें या जेंडर पेट्रियार्कल सोसाइटी के संदर्भ में बात करें, तो महिलाओं को हमेशा ये जो परिस्थिति प्राप्त होती है वो पुरुषों के संदर्भ में निम्न ही होती है, सबऑर्डिनेट होती है, जबकि पुरुषों का स्थान उनसे ऊंचा होता है या वो सुपर ऑर्डिनेट रिलेशन में पाया जाता है। नहीं, रिलेशन ऑफ सुपर ऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन पाया जाता है विद इन द स्टेटस कंसर्न, और इससे साथ ये जुड़ी हुई होती है कि उनके कुछ लाभ, विशेष अधिकार या शक्ति जो महिलाओं को प्राप्त होता है वो कम होता है, जो समाज के पुरुषों को की तुलना में उनको कम प्राप्त होता है।
एक और सहोदर संबोध जो इसमें जुड़ा हुआ है वो है रोल यानी भूमिका की। भूमिका कुछ दायित्वों, कुछ अपेक्षाओं का सूचक होता है जो पर्टिकुलर पोजीशन के साथ या फिर पर्टिकुलर स्टेटस के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। हर व्यक्ति जो स्टेटस ऑक्यूपाई करता है या फिर जो भूमिका निभाते हैं वहां पर समाजशास्त्रीय साहित्य में ये अवधारणात्मक रूप से समझा जाए तो व्यक्ति को कई रोल कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। कुछ रोल्स स्टेटस के साथ कंपैटिबल होते हैं या उनमें अनुकूलता पाई जाती है, और कुछ रोल्स में अनुकूलता नहीं पाई जाती, प्रतिकूलता पाई जाती है। और ये इनकम्पैटिबिलिटी एवं कंपैटिबिलिटी दोनों ही कहीं ना कहीं रोल कॉन्फ्लिक्ट की ओर लीड करती हैं। हर समाज में पाया जाता है और हर व्यक्ति, हर सामाजिक कंडीशन में, सोशल लाइफ में ये देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति इस असमंजस्य का सामना करता है। जब हम महिलाओं की बात करें, यही असमंजस्य देखा जाता है, लेकिन जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्ट्रक्चर है या सामाजिक संरचना है वो ऐसी है कि कई सोशियो कल्चरल जो पैटर्न्स होती है वो महिलाओं के लिए फेवरेबल नहीं होती है या तो फिर महिलाओं के लिए कंपैटिबल नहीं होती है। वो कल्चरल पैटर्न्स इस तरह से होती है कि कई बार जस्टिफाई कर देती हैं कि महिलाओं की जो स्थान है या जो भूमिका है वो पुरुषों के संदर्भ में निम्न हो सकती है, या तो फिर उनके रोल्स जो है वो इंफीरियर या इंफीरियर तो होती ही है, और बेसिकली उनके जो उनमें सामंजस्य, रोल कॉन्फ्लिक्ट ऐसी होती है, अधिक बाधाएं उन पे इम्पोज होती हैं, या फिर वो ज्यादा रोल कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करती है, सीमाएं अनेक होती हैं। जो जेंडर बेस्ड एनालिसिस होती है या विश्लेषण होता है, वहां पर ये देखा जाता है कि महिलाओं का एवं पुरुषों का डिफरेंशियल एक्सेस रहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में। जो समाज में विकास और विकास के एवं प्रगति के पथ हैं, उनके साधन की ओर के साधन पर डिफरेंशियल एक्सेस रहता है महिलाओं का एवं पुरुषों का। समाजशास्त्रीय साहित्य में सामाजिक स्तरीकरण को एक पुरातन व्यवस्था मानी गई है। अगर जेंडर को आधार माने तो या इनइक्वालिटी, जेंडर असमानता जो है समाज में, भारतीय समाज में विशेषकर पुरातन समय से देखने को मिला है। वैदिक युग में भी कुछ असमानता थी, लेकिन सामाजिक परिस्थिति महिलाओं की अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से अच्छी थी, जहां पर उनको समान अवसर प्राप्त होते थे, और वो एजुकेटेड होती थी, वो शिक्षा के अवसर प्राप्त करती थी, एवं महिलाओं एवं कई ऐसे सुख सुविधाओं का उपभोग कर रही थी जो समय पास करने के साथ साथ कम होती गई। पोस्ट वैदिक एज में ये सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं होती थी। मुस्लिम युग में भी ये और खराब हुई, स्थिति और ज्यादा खराब हुई। महिलाओं को पृथक रहना पड़ा और कई कष्ट का सामना करना पड़ रहा था। फिर उसके बाद में कई परिस्थिति में और कई सुधार लाने के लिए धीरे धीरे समाज सुधारकों ने काम किया, और कई समाज सुधार के एफर्ट्स किए गए जिससे कि महिलाओं की परिस्थिति में उत्थान किया जा सके। तो कई ऐसी असुविधाएं एवं कई ऐसी कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने के हिसाब से कई कुरीतियों